Welcome to Excellence Family, and we are here to provide you better learning. I am Krishna Rathore and I will teach you science in Hindi. So 9th के वीडियो सीरीज में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ले जाने जा रही हूँ जो कि फर्स्ट का ही है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर है आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो पदार्थ रहते हैं उनके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ जो है वो किस स्टेट में रहते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं उसकी रहती हैं, है ना, और उन अवस्थाओं के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, है ना। क्या है ये? अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए, जो भी चीज आपके सराउंडिंग है उसको एक बार नजर मिला लीजिए कि क्या क्या है, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ 3 रूप में होते हैं। कौन कौन से रूप में होते हैं? 3 रूप में। अब ये 3 रूप कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। या तो वो पदार्थ ठोस होगा, जैसे कि अगर आपको आसपास आपके रूम में टीवी दिख रही है ना, टेबल दिख रही है, आपका पेन है ना, मोबाइल है, ये क्या है? सॉलिड है। आपके आसपास अगर पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, बॉटल पड़ी हुई है, तो बॉटल के अंदर जो पानी है वो क्या है? लिक्विड है। और आप जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हो, जहां से आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, है ना, CO2 को एक्सहेल कर रहे हो, ये सब क्या है? ये सब गैसेज हैं। ठीक है, तो आपको आपके आसपास 3 रूपों में जो है पदार्थ देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस यानी गैस। ठीक है, अब हम एक एक अवस्था का यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था, क्रियाकलाप देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्रियाकलाप में निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और धागे का टुकड़ा। इन वस्तुओं को अपन को क्या करना है? एकत्रित करना है। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखांकित बनाएं। मतलब कि जैसे कि ये पेन है, इसको क्या कर देना? पेंसिल से इसको ड्रॉ कर देना। एक रिंग ले लो, उसको ड्रॉ कर दो, है ना। यहाँ पर जो चीजें दी गई है उनको आप लेकर के क्या करें? ड्रॉ करें। ठीक है, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? क्या सभी के आकार, आकृति, आयतन एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इन पर हथौड़े मारने, खींचने या फिर गिराने से इनका क्या होगा? क्या इनका एक दूसरे में विस्तरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न हो सकता है? आपके पास में मान लीजिए एक पेन है, आप इस पेन पर संपीड़न करना मतलब कि उसको कंप्रेस करना, उसको क्या करना? दबाना। तो उस पेन को आप जोर से दबाइए, या दबाने पर वो जो पदार्थ आपके हाथ में, वो पेन जो आपके हाथ में है, क्या वो बिल्कुल मतलब कि कंप्रेस होकर के छोटा सा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आप ठोस पदार्थों को कंप्रेस यानी कि संपीड़ित नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ऑलरेडी इनके जो कण रहते हैं, इस पदार्थ के जो कण हैं, ऑलरेडी वो इतने मजबूत आकर्षण से एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि आप उनको और ज्यादा आकर्षण नहीं कर सकते हो, और ज्यादा कंप्रेस आप उनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए उपरोक्त उदाहरण किसके हैं? तो उपरोक्त सभी उदाहरण किसके हैं? ठोस पदार्थ के हैं, है ना। उपरोक्त सारे उदाहरण किसके हैं? ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। नगण्य संपीड़ितता मतलब कि बिल्कुल 0 संपीड़न इनका होता है। भार बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं, और बल लगाने पर ठोस क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अधिक बल आप उस पर लगाओगे तो वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। अब अपन निम्नलिखित पर नीचे जो कुछ अपन को तथ्य दिए गए हैं, इन पर अपन विचार करके इसकी पुष्टि करते हैं और इनको आंसर देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या इसे खींचकर इसका एक आकार बदला जा सकता है? क्या यह ठोस है? बिल्कुल ठोस है। इसको खींचकर हम क्या कर सकते हैं? इसका आकार बदल सकते हैं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? बिल्कुल, ये भी क्या है? एक ठोस है। स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों संपीड़न संभव क्यों है? क्योंकि जब वो फोम या फिर स्पंज जो है ऐसा रहता है खुला हुआ, तो उसके अंदर क्या रहती है? एयर रहती है। जैसे अपन उसको दबाते हैं तो वो सारी एयर क्या होती है? उन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं।
अब ये सभी ठोस है क्योंकि, अब क्योंकि का आंसर देखिए, पहले वाले का यहाँ पर लिखा हुआ है बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर पुनः ये अपने आकार में वापस आ जाता है। अक्सर आप ये प्रयोग घर पे करते हो, बैठे बैठे हम टाइम पास करते रहते, रबर को इस प्रकार से स्टिक करते हैं तो वो खिंचाता है, फिर जैसे अपन उसको रिलीज करते तो वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या फिर किसी प्लेट या जार में रखें, है ना, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है, मैंने अभी बताया, है ना। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इनका संपीड़न भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। अब उसमें वायु है, चूंकि वो वायु बाहर निकल रही है और वायु बाहर निकल रही है इसलिए उसको कंप्रेस करना हमारे लिए क्या है, इजी है। अगली अवस्था आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का क्रियाकलाप दे रखा है, वो क्रियाकलाप देखिए पहले। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें, कौन कौन सी, जल, खाने पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर का क्या कर दें आप, निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, आप इन सब चीज़ों को अगर फर्श पर डालोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। क्या आप बोल सकते हो कि जो लिक्विड है यानी कि जो पानी है उसका आकार एक जैसा रहेगा, बिल्कुल नहीं। या पानी क्या करता है या फिर लिक्विड क्या होते हैं, जिस बर्तन में इनको रखते हैं, है ना, उसी बर्तन के आकार के ये हो जाते हैं। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह आसानी से बहता है, बिल्कुल बहता है ना। अब देखिए इन प्रेक्षणों से क्या पता चलता है, प्रेक्षण से हमें पता चलता है कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार क्या करता है, बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तरल मतलब कि बहने का गुण इसमें होता है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है ना। ठोस वस्तु को भी आप द्रव में मिला सकते हो, गैस को भी आप द्रव में मिला सकते हैं। उदाहरण शक्कर क्या है, ठोस है, उस शक्कर को आप जल में क्या कर सकते हो, घोल सकते हो, यानी कि वो दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विस्तरण हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का विस्तरण संभव है, गैस का भी विस्तरण द्रव में संभव होता है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशिष्ट ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य हैं। जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी कि स्थल पर रहने वाले जीव हैं। हमारे पास में वायु का एक सोर्स है, हम वायुमंडल में रह रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं, इन गैसों का आदान प्रदान सरलता से हो सकता है। लेकिन जो जलीय जीव हैं, उन जलीय जीवों के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या होती है, उस वाटर में सॉल्युबल रहती हैं, यानी कि इस वायुमंडल से उस जल में क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है या फिर मिल जाती हैं। और उस मिली हुई ऑक्सीजन का ही वे जलीय पौधे और जलीय जंतु प्रयोग करते हैं अपने श्वसन के लिए, ठीक है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैसों तीनों का ही विस्तरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विस्तरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। मैंने आपको अभी कहा था कि अगर आप जो है आपके फर्श पर ऐसे ही कूदते रहेंगे तो आपको चोट लगती रहेगी। कारण क्या है, रिक्त स्थान तो है नहीं कि वो धरती जो है आपको समावेशित कर लेगी, आप उसके अंदर समा जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी के अंदर कूदते हो तो पानी के कण जो कि बहुत कम आकर्षण से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो पानी के कण क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और आप उस पानी के अंदर समावेशित हो जाओगे, घुलोगे नहीं, लेकिन इतना स्पेस आपको मिल जाएगा कि आप उसके अंदर स्विमिंग कर सके। अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में कि द्रव अवस्था क्या होती है ना। तो द्रव अवस्था के बारे में अब हम पढ़ेंगे गैसीय
गैसीय अवस्था के बारे में, है ना, कि गैसीय अवस्था क्या होती है, इसके गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं और इसमें संपीड़न की क्षमता होती है या नहीं होती है, इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना होता है, ये सब जानकारी इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? दिया है कभी आप लोगों ने ध्यान कि वो छोटे से सिलेंडर से कितने सारे गुब्बारे जो है भर देता है ना। उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है और पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस रहेगी। तो ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेंडर में कौन सी गैस रहती है। वहां पर सिलेंडर में पाई जाने वाली जो गैस रहती है वो कौन सी रहती है? हीलियम, है ना। मुख्य रूप से इस प्रयोग में या फिर हम कहें गुब्बारों में भरी जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है, क्योंकि ये गैस काफी हल्की होती है, इस कारण इस गैस को भरा जाता है। आपने देखा होगा कि आप घरों में जो बलून्स लगाते हैं, है ना, उन बलून्स में आपने देखा होगा वो बलून से ज्यादा ऊपर तक नहीं जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी गैस भरी हुई रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप उसको मुंह से भरते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वो जो गुब्बारे हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, क्योंकि ये गैस कैसी रहती है? भारी रहती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप में देखिए क्या दिया गया है। 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज ले और उसके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे, जैसे कि अपन को इस चित्र में दिखाया गया। ये रहा रबर का कॉर्क और ये रही आपकी सिरिंज। ठीक है। क्या करना है? सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन जिससे अपन उसको ऊपर से खींचते हैं, इसको क्या कर देना है? आपको हटा देना है। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े रख दे। ठीक है। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज से पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। इस जगह पर आप क्या कर दें? यहाँ पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। इससे क्या होगा? इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे कि वो पिस्टन स्प्रे करने में अच्छा रहेगा, प्लस वो ज्यादा गतिशील होगा, है ना। अब पिस्टन की को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो अपने पास में क्या क्या था यहाँ पर? एक में तो हवा थी, दूसरे में चौक के टुकड़े और तीसरे में क्या था? आपके पास में जल था और यहाँ पर रबर का कॉर्क लगा दिया है, जिसके कारण वो ज्यादा नहीं जा सकती है, मतलब कि बाहर नहीं निकल सके जो भी चीज आपके अंदर डाल रहे हो। तो अगर अपन हवा डालकर उसको कंप्रेस करते तो वो पिस्टन जो है बिल्कुल इतना इतना आपका हो जाएगा, फिर ज्यादा आप क्या कर सकोगे? उसको कंप्रेस कर सकोगे। चौक के टुकड़ों को आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो और जल, उसका कंप्रेशन उतना ही होगा जितनी उसके अंदर क्षमता है ना। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो गैसें रहती हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर में संपीड़ित गैसें होती हैं, यानी कि कंप्रेस्ड गैसेस रहती है। कंप्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसको अधिक मात्रा में क्या लगाया जाता है? दबाव लगाया जाता है, दबाया जाता है ना। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे कि आपने आपके घरों में प्रयुक्त होने वाला एलपीजी देखा होगा कि इतना सा जो सिलेंडर रहता है उसमें कम से कम 14 से 15 लीटर जो है गैस आपकी भरी जाती है। अब उस सिलेंडर का आयतन कम है, लेकिन उसका जो उसमें भरी जाने वाली गैस है उसकी क्वांटिटी उससे अधिक रहती है। इसका कारण क्या है? उसकी अत्यधिक संपीड़ितता, है ना। जितना अधिक संपीड़न होगा उतनी अधिक मात्रा में उसमें कोई भी मटेरियल भरा जा सकता है ना, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए बिना हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। अब ये गंध हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है? तो खाने की गंध के कण वायु के साथ में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अपन ने विसरण की प्रोसेस यहाँ पर पढ़ी है कि जो स्वतः पदार्थ मिल जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे रसोई में खाना बनाया जा रहा है तो उस गंध के कण काय में मिलेंगे? वायु में मिलेंगे और वायु के माध्यम से आपके नाक तक पहुंचेंगे और आपको गंध का अनुभव होगा।
और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कणों दूसरे और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रव एवं गैसों के मिश्रण से आप कर सकते हैं। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से हो सकता है। अब आपने देखा होगा गैसों का गैसों में विसरण, जैसे कि अगर यहाँ पर खाने की खुशबू की ही बात कर रहे हैं, गंध की ही बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जितना अधिक गर्म खाना रहेगा, है ना, पकता हुआ खाना रहेगा, उसकी खुशबू आपको उतनी ही तीव्रता से आएगी, जबकि ठंडे खाने की खुशबू आपको इतनी अच्छी से नहीं आती है। इसका कारण क्या है, वहां पर टेम्परेचर, जितना अधिक टेम्परेचर होगा, जितना अधिक तापमान आप लगाएंगे उस पर, उतनी अधिक मात्रा में आपकी विसरण की दर भी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों का ही आपको विन्यस्त क्रम दे रखा है कि इनके जो कण होते हैं वो कण किस प्रकार से बंधे हुए रहते हैं आकर्षण बल के द्वारा। तो जैसे कि ये ठोस है ना, तो इस ठोस के कण आप देख सकते हो आपस में कितनी समान दूरी पर बनाए हुए हैं और कितने पास पास हैं। ठीक है, दूसरे में द्रव के जो कण हैं थोड़ी सी जो दूरी है अपने आप में मेंटेन किए हुए हैं। तीसरा आप देख सकते हो गैसों में कि गैसेस जो है कितने, मतलब कि कण जो है इसके वो कितने अधिक फैले हुए हैं, है ना। अब इस प्रकार से गैसीय अवस्था के कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों पर क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवार पर गैसों के कण जो रहते हैं उन कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव यहाँ पर बनता है। मतलब कि जितने कण रहेंगे वो कण सारे क्या रहेंगे, यहाँ पर दूर दूर रहते हैं, इसके कारण उनकी गतिशीलता अधिक होगी और गतिशीलता अधिक होने के कारण वो अधिक दबाव वहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का कि क्या जो पदार्थ रहते हैं उन पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। तो बिल्कुल पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। ताप और दाब बढ़ा करके या कम करके अपन क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण में हम जानते हैं कि जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कौन कौन सी अवस्था में रह सकता है, आइए देखिए। ये उदाहरण तो आपके घरों में भी देख सकते हैं, जैसे ठोस के रूप में ये बर्फ है ना, द्रव के रूप में जल है ना, जल, और गैस के रूप में जैसे कि जल वाष्प। ठीक है, तीन ही फॉर्म में आपका जल पाया जाता है। तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, बिल्कुल खोजना चाहिए। और हम इनके उत्तर को कैसे खोजेंगे, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के माध्यम से। आइए देखते हैं ये क्रियाकलाप क्या बोल रहा है और इसमें किस प्रकार से अपन यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ताप के माध्यम से हम पदार्थ की अवस्था किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ये, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब जो है बर्फ को छुए ना। ये जल है आपका, ठीक है, ये बीकर है। अब इसमें क्या करना है, थर्मामीटर इस तरह से लटका देना है कि वो बल्ब जो है थर्मामीटर का वो जल को न छुए। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें, ये गर्म करना शुरू कर दिया। जब बर्फ पिघलने लगे तो आप तापमान को नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान को नोट करें और ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करें। अब आपने इसमें क्या डाला था, बर्फ है, ठीक है। अब जैसे आप उसका तापमान बढ़ाएंगे वो बर्फ जो ठोस है वो काय के रूप में परिवर्तित होने लगेगा, द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और इसे हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि उबलने न लगे। जो ठोस द्रव के रूप में बदल गया है उस द्रव का और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है, प्लस एक कांच की रॉड से उसको हिलाना है। इससे क्या होगा, जब तक उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जब तक कि वो क्या ना होने लगे, उबलने ना लगे, वो बॉयल ना होने लगे। और जैसे जैसे वो बर्फ जो द्रव में बदला है वो द्रव उबलने लगेगा, वो काय में परिवर्तित होगा, वाष्प में, यानी कि गैस में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है,
थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को आप क्या करें, यहाँ पर नोट करें। ठीक है, फिर ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इस प्रयोग में आपने क्या देखा कि ठोस जो है उसका तापमान क्या किया, अपन ने बढ़ाया। बर्फ जो इसको तापमान क्या किया, उसको अधिक तापमान दे करके उसको गर्म करने की कोशिश की। तो इनके कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, तो जैसे तापमान बढ़ता है वैसे उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या कर लेती है, पार कर लेती है। मतलब कि जो ठोस है ना, ये बर्फ है, इस बर्फ के जो छोटे छोटे कण हैं जो कि आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जब इसको तापमान दिया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो उसके कारण क्या होता है, इन कणों के बीच में उपस्थित जो आकर्षण है या फिर जिस आकर्षण ने इन कणों को बांधा है वो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ये बर्फ काय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब ये परिभाषा ध्यान रखिएगा कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है बहुत महत्वपूर्ण कि बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये अक्सर पूछा गया है, 273.16 केल्विन, है ना। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव बनने अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संगलन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे अपन पढ़ेंगे इसमें गुप्त ऊष्मा के बारे में, है ना। अभी क्या होती है देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान तो समान रहता है ना, टेम्परेचर क्या रहेगा, समान रहता है, लेकिन ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा जो है वह कहाँ जाती है ना। तो इसी का उत्तर खोजने के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है बहुत ही अच्छा, जिसमें आप देखेंगे कि जब तापमान सेम रहता है तो यहाँ पर प्रेजेंट जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका क्या होता है, क्या वो रिड्यूस हो जाती है या फिर कहाँ पर छुपी हुई रहती है ना। देखिए, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है ना। जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा तब तक तापमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी वृद्धि को दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर से ली गई सामग्री में छुपी हुई रहती है, बीकर से ली गई सामग्री में भी छुपी रहेगी और कुछ ऊष्मा किसके द्वारा, उस वस्तु के द्वारा या फिर उस बर्फ के द्वारा भी क्या कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर गुप्त का जो अभिप्राय है वह क्या है, छुपी हुई से है, हिडन से है ना। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की जो ऊर्जा रहती है उससे अधिक रहती है। क्यों रहती है अधिक, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर मुख्य रूप से कार्य कर रहा होता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा उसको दे रहे हैं तो कण अधिक तेजी से
से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण को तोड़कर क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, अब इसको नोट कीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, इसका क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर आपकी तीन जो है वो आई हैं परिभाषाएं, कौन कौन सी, गलनांक, क्वथनांक और संगलन। ठीक है, क्वथनांक समष्टि का गुण है, समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिलती है कि वे कायम बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान कितना रहता है, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अगर आपको केल्विन दे रखा है, इस केल्विन को आपको क्या करना है, किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है या फिर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, 373 दिया हुआ है आपको, 373 क्या है, केल्विन है। लेकिन ये अगर अपन बात करें सेल्सियस में तो सेल्सियस में ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो सेल्सियस में अपन को कितना दे रखा है, 100, तो अपन 100 में कितना प्लस करते हैं, 100 में कितना प्लस करेंगे अपन, 273 यानी कि 273, तो इसका पूरा केल्विन में कितना जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन को इसमें क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किसको, केल्विन यूनिट को, तो केल्विन यूनिट को सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे कि 373 दे रखा है तो इसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन, 273 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था आपके पास में, केल्विन था, है ना। इसमें से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 273, तो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको केल्विन में करना है तो आप क्या कर दोगे, उसको प्लस कर दोगे, है ना। अब देखिए आगे, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो परिभाषा आपको यहाँ दे रखी है उसी परिभाषा से अपन क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसे उसी तरह से परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प जो रहता है, वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक फ्लो दे रखा है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, आपको इसमें से सब समझ में आ जाएगा, परिभाषाएं भी आपको इससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, है ना। तो देखिए क्या है ये, जैसे कि ठोस है ना। इस ठोस में आप ले लीजिए जैसे कि बर्फ, इसको आप क्या कर रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो यानी कि हीट दे रहे हो, तो ये कायम बदल रहा है द्रव अवस्था में यानी कायम बदल रहा है पानी में बदल रहा है। ठीक है, फिर इसको और ऊष्मा दे रहे हो तब ये कायम बदल रहा है गैसीय अवस्था यानी कि वाष्प में बदल रहा है। ठीक, अब इस गैसीय अवस्था से गैस को जैसे आप शीतल करते हो, है ना, कूल करते हो, तो ये वापिस द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव को शीतल करते हो तो ये कायम बदल जाता है ठोस अवस्था में बदल जाता है ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान को बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ये जितना भी आपने पढ़ा इसमें यही तो देखा है ना कि एक जगह पदार्थ के तापमान को कम कर दिया, दूसरी जगह बढ़ा दिया, तो अपने आप क्या हो गया, वहां पर उस पदार्थ की अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, है ना। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ठोस से द्रव और द्रव से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। यही पढ़ा भी अपन ने, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर चीज में रहते हैं, यहाँ पर भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अब ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, आइए मैं बताती हूँ आपको कौन से होते हैं वे। तो द्रव अवस्था में आए बिना, है ना, मतलब कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों में ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मतलब कि वो पदार्थ पहले तो किस फॉर्म में था, आपके ठोस फॉर्म में था यानी कि ठोस रूप में था, उसकी अवस्था ठोस थी। ठीक है, और अपन क्या पढ़ते हैं,
जब कोई पदार्थ की अवस्था ठोस है तो ठोस से वह काय में आएगा, पहले द्रव में आएगा और द्रव से काय में आएगा, गैस में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसमें वो पदार्थ ठोस अवस्था से इस अवस्था को, यानी कि कौन सी अवस्था, आपकी द्रव अवस्था को स्किप कर जाता है, डायरेक्ट काय में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है ना। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, ऊर्ध्वपातन कहते हो। ये किसमें आपको देखने को मिलेगी मुख्य रूप से, तो कपूर में। आपने देखा होगा कपूर जो है वो क्या है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है। अब जब कपूर जलती हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कपूर है, ठीक है, कपूर क्या है, ठोस है। तो ये जब आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे, ऊष्मा दोगे, है ना, यानी कि आप इसको जलाओगे तो ये डायरेक्ट काय में बदल जाती हैं, गैसीय रूप में उड़ जाती हैं। आपने कभी कपूर के जलने पर कोई लिक्विड पदार्थ नहीं देखा होगा कि द्रव वो छोड़ती हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस लेक्चर में आपने सीखा है कि किस प्रकार से पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार से हम इनके तापमान या को बदल करके इन अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रेशर के द्वारा या फिर दाब लगाकर भी पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।